नमस्कार। आज रिपोर्टर दीदी में आप सबका स्वागत थोड़ा सा गंभीर अंदाज में करने जा रहे हैं। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देश पर हॉकरों को हटाने का अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। बड़ा बाजार, हाथी बागान, गरियाहाट जैसे तमाम इलाके हैं, वहाँ से हॉकर हटाए जा रहे हैं। 2-3 दिन तक इन इलाकों में बहुत सी दुकानों को हटा दिया गया, बहुत सी दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की और ठक होने के बाद इन हॉकरों को समय दिया गया है 1 महीने का कि वो कहीं और अपना ठिकाना खोज लें। आज रिपोर्टर दीदी में हम इस मुद्दे पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ हॉकरों को हटाने का नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिन पे हम एक एक कर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये कि ये कार्रवाई क्या सचमुच अतिक्रमण अगर विरोध में की जा रही है तो कुछ एक इलाकों को छोड़ क्यों दिया गया है। मसलन जहां दीदी के जो अल्पसंख्यक जो वोट वर्ग हैं, जो कि उनको वोट करते हैं, उनको इस कार्रवाई से थोड़ी छूट दी जा रही है। और इसका पता तब चलता है कि जब पुलिस कार्रवाई करने न्यू मार्केट जाती है, तो न्यू मार्केट में जाते ही दीदी को याद आता है कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो हॉकरों से उनकी रोजी रोटी का साधन छीने। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसे गौर से देखें, इस कित्ता में जाएं, तो ये बड़ा बाजार, हाथी बागान, गरियाहाट, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पे तृणमूल को वोट कम मिले हैं। ये हिंदू बहुल इलाके हैं और अतिक्रमण हद से ज्यादा होने के बावजूद राजा बाजार, सियालदह, पाक सर्कस, खिदेरपुर, मौलाली ऐसे इलाकों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थिति में पहला प्रश्न तो सरकार की कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर उठता है। एक समय था और वो समय अभी भी है कि बंगाल सरकार को, बंगाल के प्रशासन को हिंदी भाषियों से बड़ी दिक्कत है। यही दिक्कत थी कि पहले रिक्शा वालों को हटाया गया, फिर यहाँ से खटालें हटाई गई और इस मामले में जो सरकार आती है वो अपना बंगालियाना स्वभाव दिखाते हुए यूपी बिहार के लोगों से उनकी रोजी रोटी का साधन छीनती है। इस मामले में ममता बनर्जी अलग नहीं है। मैं पत्रकार हूं और पत्रकार होने के नाते कड़े प्रश्नों को उठाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस मुद्दे से लेकर आए कुछ प्रश्न जो मेरे दिमाग में हैं और कुछ बातें भी, वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल मैंने निष्पक्षता को लेकर उठाया। क्या वाकई आपकी कार्रवाई में निष्पक्षता है? अगर है तो आपकी पुलिस फोर्स इतनी बड़ी है, एक साथ आपने गरियाहाट के साथ पाक सर्कस, सियालदह के साथ बड़ा बाजार सब पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसका मतलब हम ये माने कि आप हिंदुओं को, उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? इसके साथ ही एक प्रश्न और, बल्कि कई प्रश्न और। आपके राज्य में कारखाने नहीं हैं, एक एक करके आपकी हड़ताली संस्कृति और ट्रेड यूनियनों के कारण बंद होते जा रहे हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और ये हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी या बांग्ला भाषी का मुद्दा ही नहीं है, ये इस राज्य में, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सवाल है। आप रोजगार नहीं दे रही हैं, यहां से तेजी से पलायन हो रहा है और ऐसी स्थिति में आप निवेशकों को यहां पर कैसे लाने जा रही हैं? मुद्दा नंबर 3, ये कार्रवाई किसके इशारे पर की जा रही है? हर बार सरकारें गरीबों के नाम पर वोट लेती हैं और सबसे ज्यादा कार्रवाई उन गरीबों के खिलाफ ही होती है
गरीब केवल वोट देने के लिए होते हैं, उसके बाद उनके पेट पर लात मारी जाती है। क्या ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी अंबानी, अंडानी या किसी बड़े औद्योगिक समूह या किसी अपने ही किसी मंत्री या पार्षद के खिलाफ ये कार्रवाई करें? जैसे कि हम सब जानते हैं कि अतिक्रमण सिर्फ हॉकर नहीं करते, हॉकर रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप उनको काम नहीं दे सकती तो उनके परिवार से रोजी रोटी छीनने का हक आपको किसने दिया? आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य की स्वामिनी तो नहीं है। मेरी बात थोड़ी कठोर आपको लग सकती है, हो सकता है कि आपको लहजे से भी परेशानी हो, लेकिन ये बातें इतनी परेशान कर रही हैं क्योंकि मैं अभी अभी जब आई हूं, हॉकरों के चेहरे पर जो मैंने उदासी देखी, जो परेशानी देखी, जो एक शिकन देखी कि वो अगर जाएंगे तो जाएंगे कहां। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि 1 महीने में आप अपने लिए रास्ता खोज लें। अगर उनके पास रास्ता खोजता तो कौन सा व्यक्ति सड़कों पर बैठकर तपती धूप में, जल जमाव से भरी हुई सड़कों के बीच ठिठुरते हुए सर्दियों में काम करना चाहता है? क्या आप चाहती हैं? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हॉकरों के लिए एक अलग से जोन बनाए? जैसा कि मैंने कहा कि ये कार्रवाई किसके इशारे पर की जा रही है और इससे किसको फायदा होगा? निश्चित रूप से इससे बड़े बड़े मॉल्स को फायदा होगा, इससे बड़ी बड़ी दुकानों को फायदा होगा जिसके सामने हॉकर्स बैठा करते थे। और हम सब जानते हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे सिर्फ हॉकरों का नुकसान नहीं है, एक आम व्यक्ति का भी नुकसान है, हमारा और आपका भी नुकसान है। क्यों? क्या आप किसी मेट्रो मॉल में या किसी बड़े से मॉल में जाके सब्जी खरीद सकते हैं जहां पे आलू ही 125 किलो रुपए से शुरू होता हो, सब्जियां महंगी बिकती हो? दूसरी बात, ये सरकार कहती है या तमाम सरकारें कहती हैं कि वो ग्रामीण जनता की हितैषी हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सामने लाना चाहती हैं। तो ये जो हॉकर्स हैं वो कहां से आते हैं? वो पश्चिम बंगाल के इन्हीं दूर दराज के इलाकों से आते हैं, दूर दराज के जिलों से आते हैं, अपना सामान लाते हैं और ला के लंबी यात्रा करके रोज धक्के खाते हुए अपना सामान बेचते हैं। तब उनको 2 जून की रोटी कभी मिलती है, कभी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर कहीं जल जमाव हो गया तो वो बेचारी दुकान कहां लगाएंगे? आखिर आपको गरीबों से इतनी परेशानी क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इन सबको, इन हॉकरों को बसाया किसने है? इनको आपकी सरकारों ने बसाया है, वोट बैंक के लिए बसाया है। जो माकपा खुद को श्रमिकों का हितैषी बताती है और यह कहती है कि वो मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों के हाथ मजबूत करती है, उनको बसाने वाली, इन हॉकरों को बसाने वाली पार्टी भी यही है। और चूंकि इनसे वोट मिलता था, जब तक वोट मिलता था, तृणमूल ने भी इन्हें काफी प्रोत्साहन दिया, काफी समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही दीदी को लगा कि ये इनका जो वोट बैंक है वो भाजपा की ओर विकसित हो रहा है या वहां खिसक रहा है, तो इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और वो भी चुनाव खत्म होने के बाद। सवाल यह है कि आप पिछले 9, 10, 11 सालों से क्या कर रही थी? सवाल यह भी है कि आपने हॉकरों को संगठित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल यह भी है, क्या अतिक्रमण का एकमात्र समाधान सब कुछ तोड़ देना ही है? सवाल यह है कि हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को जब तड़तड़ा के भूख लगती है और सबकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते कि जाके महंगे होटलों में खाना खाएं, तो यही हॉकर संजीवनी बनते हैं। यहीं से कहीं दाल रोटी सब्जी खा के सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और एक बहुत अच्छा माहौल जब बन रहा है शहर में, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, क्या पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देना इस कार्रवाई का उद्देश्य नहीं है? क्योंकि निश्चित रूप से इसका फायदा सबसे ज्यादा पहुंचेगा संगठित क्षेत्र को। यानी आप पूंजीपतियों को फायदा उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए गरीबों के पेट पर लात मार रही हैं। और ये वो लोग हैं
जो कि अडानी और अंबानी के नाम पर एनडीए सरकार को घेरते रहे हैं। अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो आपने उन तमाम अतिक्रमण कर या जबरन हथियाए गए आवासों पर अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की। अब मैं बात करूंगी आंकड़ों की। हॉकर आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, आप मानिए चाहे ना मानिए। इसका तरीका, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं सरकारों से और पार्टी से निरपेक्ष होकर अपनी बात कर रही हूं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके राज्य में रोजगार नहीं है, अगर आप युवाओं को पैर पर खड़ा नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, आप उनसे आय का स्रोत छीन लें। अब इसका प्रभाव क्या होगा? जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जिनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी, निश्चित रूप से वो अपराध की ओर अग्रसर होंगे। आपके पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो आप रोटी छीन कर खाएंगे। नतीजा ये होगा कि आपके राज्य में अपराध बढ़ने जा रहे हैं। तो यानी एक कार्रवाई कर आप एक दूसरी समस्या को जन्म दे रही हैं। आपके पास इसका क्या समाधान है? अब मैं बात करती हूं आंकड़ों की। 2020 में जब कोरोना फैला हुआ था, उस समय हॉकर्स की संख्या थी 4 करोड़ पूरे देश भर में। और ये जो कारोबार है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है, 8 से 10 हजार करोड़ रोजाना का कारोबार है। आप 4 करोड़ से यह संख्या अधिक हुई होगी। आप बस अनुमान लगाइए कि इन 4 करोड़ 5 करोड़ हॉकरों के साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा जुड़ी हुई है, उनका घर जुड़ा हुआ है, उनकी खेती जुड़ी हुई है। क्योंकि जो जिलों से जो किसान आते हैं वो इन्हीं फुटपाथ पर बैठकर अपना सामान बेचते हैं, आते हैं, बेचते हैं और वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको रोजगार का कौन सा विकल्प मुहैया करवा रही हैं? सबसे बड़ी बात, क्या ये उचित नहीं होगा कि हर मार्केट के पास एक अलग हॉकर जोन बनाया जाए, या फुटपाथ पे ही उनको इस तरह से बैठाया जाए, उनके बैठने की व्यवस्था की जाए कि दुकानों को भी दिक्कत ना हो और वो भी अपना सामान बेच सके। इसके बाद रोजाना जो 8 से 10 हजार करोड़ का कारोबार है। और जब हम बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में जो मैंने आंकड़े जो मुझे मिले हैं, ये आंकड़े हैं आप 2,80,000 पकड़ लीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है, हॉकर्स यहां पे हैं। राज्य भर की बात करें तो 16 लाख से अधिक ही हॉकर होंगे। और बंगाल में जो कारोबार होता है असंगठित उद्योग, क्योंकि हॉकर जो वो सिर्फ सब्जी नहीं बेचते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, आपका कपड़ों से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, जो भगवान के कपड़े होते हैं उनसे लेकर उत्सवों का सारा सामान उनके पास सस्ते दामों पे मिल जाता है। इसलिए हमारे जैसी जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ये सामान अफोर्ड कर सकते हैं। नुकसान हॉकरों को हटाने से सिर्फ हॉकर्स का नहीं है, आम लोगों का भी है। सबसे ज्यादा हम जैसे लोगों का है, लोअर मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का है, जो कि टैक्स भरता है लेकिन उसे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और जो थोड़ी बहुत बड़ी सहूलियत थी कि सस्ते दामों पे हमें सामान मिल जा रहा है और अच्छा सामान मिल जा रहा है, आप उसे इसलिए हटा सक रहे हैं ताकि किसी बड़े औद्योगिक संगठन को फायदा पहुंचा सके। हम सब जानते हैं कि जितने भी मॉल्स हैं, जितनी बड़ी दुकानें हैं, आज जितनी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, वो न जाने कितने गरीबों का घर तोड़कर खड़ी की गई हैं। क्या किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो उन अट्टालिकाओं को तोड़कर दिखाए? क्योंकि वो भी जबरन हथियाई हुई हैं। अकेले कोलकाता में लगभग 6-7 से 8 करोड़ तक का व्यवसाय ये हॉकर करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए
कि इस 6 से जब हम 29 को गुणा करते हैं तो ये राशि कितने करोड़ की हो जाती है। आपके राज्य की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा सहारा देने वाले ये जो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, जिनके सर पे छत भी नहीं है, उसको धक्का मार के आपको क्या मिलने वाला है। 1 महीने के अंदर आपने तो कह दिया कि अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनके लिए जगह खोजे? और सवाल ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है जो कि आपकी नीयत पर सवाल उठाता है, कार्रवाई सिर्फ उन्हीं इलाकों में क्यों जहां पे हिंदू हैं? अब ये सवाल बंगाली और अबंगाली का भी नहीं है। अब ये सवाल आपने जानबूझकर इसे एक सांप्रदायिक मोड़ दे दिया है। इसका अगला चरण क्या है, हम सब देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो बड़ा बाजार है, कलाकार स्ट्रीट है, गरियाहाट है, धर्मतला है, ये आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं। इनको उखाड़िए मत, इनको बसाइए। मैंने पहले भी इसके एक वीडियो बनाया था कि मैं अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनसे रोजगार छीने? आप क्या उनको अपराध करने की ओर नहीं धकेल रही हैं? मैंने सुना है कि आपने अपनी जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया है। जो संघर्ष करता है वो व्यक्ति वो समझदार होता है। आपका नाम तो ममता है, आप इतनी निर्मम क्यों हैं? और 250 करोड़ का कारोबार तो कोलकाता में अकेले होता है। अतिक्रमण क्या आपके इलाकों में नहीं है? अतिक्रमण क्या आपके मंत्रियों ने, पार्षदों ने नहीं ले रखा? आप कहते हैं कि इनसे कुछ मिलता नहीं है, तो आपकी पुलिस से लेकर और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कौन नहीं जानता कि वो इनसे पैसे वसूलते हैं? नहीं तो ये कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं की गई? समस्या का समाधान ये नहीं है कि सब कुछ उखाड़ दिया जाए। चीजों को तोड़ने, फोड़ने, उखाड़ने की जगह उनको व्यवस्थित करके भी एक नई दिशा दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूं कि बहुत से मकान ऐसे खाली हैं, बहुत सी ऐसी जगह खाली हैं जहां पे आप इनको बसवा सकती हैं, बसा सकती हैं। किसी के पेट पर लात मार के अपनी राजनीति चमकाना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो ममता हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो। ये गलत है। गरीबों की हाय लेकर तो बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार भी नहीं बची। 2026 सामने है। आपने लक्ष्मी भंडार तो भर दिया, नारायण का रोजगार छीन गया। तो क्या बेरोजगार नारायण को देखकर लक्ष्मी आपकी कृपा आप पर बनाई रखेंगी? सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये जो भी हो रहा है बहुत गलत है, बहुत दुखद है और मैं निजी तौर पर इसका विरोध कर रही हूं। गरीबों को हटाना समस्या का समाधान नहीं है। ये मुफ्तखोरी की आदत किसने डाली है? ये 2-2 हजार देने की जगह आप 2-2 हजार में प्रशिक्षण देती, बच्चों को खड़ा करती तो नतीजा सामने आता। ये चीजें कितनी दूर तक, कहां तक आपको लेके जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। मैं नहीं जानती कि क्या होगा भविष्य में, लेकिन जो भी होगा वो कहीं आपके लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि जो जो आपकी विरोधी पार्टियां कह रही हैं, आप उनकी एक एक बात को सच साबित करते जा रही हैं। और अब तो पेट की भूख ऐसी चीज है जो धर्म, जात, मजहब नहीं देखती। यहां बंगाली कहकर जो दीवार आप जो भी नेता खड़े कर रहे थे, उस दीवार को आपने अचानक
अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से तोड़ दिया है और अपने विरोध में खड़ी शक्तियों को एक नया मुद्दा थमा दिया है। खैर, भविष्य तो जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु अगर ये पूंजीपतियों के स्वार्थ को ध्यान में रखकर की गई कार्रवाई है तो यकीन मानिए ये जितने लोग हटाए जा रहे हैं वो वोट भी देते हैं। पूंजीपति इतने से हैं, ये इतने से हैं, इतने ज्यादा हैं, और कोई भी एक वर्ग आपको भले कितना भी समर्थन करे गद्दी तक नहीं ला सकता है। खैर, हम भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना आपसे कहेंगे कि मुख्यमंत्री होने के नाते थोड़ी सी संवेदनशीलता हर सरकार में होनी चाहिए। किसी का घर छीनकर आप राज्य को खड़ा नहीं कर सकते। चीजों को संवारिए, उसे व्यवस्थित करिए, उनके लिए एक अलग जोन बनाइए, जो इमारतें खाली पड़ी हैं उनको बसाइए, उनको गाइड कीजिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत मजबूती मिलेगी। तो जिन चीजों को आप बाधा समझकर हटा रहे हैं उनको अपने लिए आगे बढ़ने का, अपने राज्य को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाइए। अनुरोध सिर्फ यही है। अगली बार फिर कभी किसी मुद्दे पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।